Okay, so basically, I have made a series of lectures for my students of plant breeding and genetics for their course, which is Biodiversity and Plant Genetic Resources. And before basically coming to the main content of the course, I would start with the introduction to the course and the objectives, and then what we will be basically discussing in this course, and then some related literature is approved by the Higher Education Commission of Pakistan. So basically जो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए सीरीज ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ, जो कि बाकी लोग भी देख सकते हैं ऑफ कोर्स, बट स्पेसिफिकली फॉर माय स्टूडेंट्स जो अज़हर यूनिवर्सिटी में हमारे साथ हैं फॉर द कोर्स बायोडाइवर्सिटी एंड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ये कोर्स जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली यानी ये कोर्स लेने के बाद आप इस काबिल होने चाहिए दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि बायोडाइवर्सिटी है क्या बेसिकली, और उसकी यूटिलाइजेशन या उसके एक्सप्लॉयटेशन एंड देयर यूजेस फॉर द प्लांट ब्रीडिंग। यानी जब आप प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, आप क्रॉप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, तो उसमें बायोडाइवर्सिटी का क्या रोल है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, डिफरेंट जो आपके पास बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स है, लाइक 3 लेवल्स। इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जिसमें आप डिफरेंट इकोसिस्टम्स और उसको डिस्कस करते हैं, कम्युनिटीज़ को। देन यू हैव द स्पीशीज डाइवर्सिटी जिसमें आप बिटवीन द स्पीशीज वेरिएशन को देखते हैं, एंड देन यू हैव द जेनेटिक डाइवर्सिटी जिसमें आप विद इन द स्पीशीज वेरिएशन को देखते हैं। एक्चुअली प्लांट ब्रीडिंग में जो हमारे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड देन जेनेटिक डाइवर्सिटी है। Species diversity we use when we are crossing we are making the interspecific crosses, and then we are also using these wild relatives and so on. लेकिन generally most of the time we'll be talking about the genetic diversity जिसमें हम within species variation को utilize करते हैं। यानी हमारे पास एक species के अंदर जो variation होती है उसको आप देखते हैं। You have this picture from our article in Surrey Journal of Agriculture जिसमें शो किए बीन्स के different types के, so you have within species various phenotypes, various genotypes, और उस variation को आप utilize कर सकते हैं improvement के लिए। सो हम इसको डिस्कस करेंगे, या वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है कि आप इसकी इम्पोर्टेंस को, वेरिएशन की, बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस को समझे फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, फॉर प्लांट ब्रीडिंग। सेकेंडली ये कि आपके पास पर डिफरेंट सोर्सेज क्या है बायोडाइवर्सिटी के या जर्मप्लाज्म के, और उसको कैसे आप कलेक्ट करेंगे और उसको आप कैसे कंजर्व करेंगे। तो यानी आप उसको यूटिलाइज करते हैं प्लांट ब्रीडिंग के लिए, लेकिन अगर उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है तो फिर आप उसको प्रॉपरली कलेक्ट करेंगे, उसको करेक्टराइज करेंगे, एंड देन आप उसको कंजर्व करेंगे। So this all will be discussed in this course, and you should be able to understand this point. It's one of the objective of the course. एंड देन हम उसमें फाइनली बताएंगे जो बायोटेक्नोलॉजी के लेटेस्ट टूल्स है उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द वेरिएंट विच यू आर लुकिंग फॉर, टू करेक्टराइज इट एंड देन टू प्रिजर्व इट। तो आप बायोटेक्नोलॉजी के उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे हम इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में, इस कोर्स में, कि बायोटेक्नोलॉजी को हम किधर यूटिलाइज कर सकते हैं जो जेनेटिक रिसोर्सेज की करेक्टराइजेशन और उसकी प्रिजर्वेशन के लिए। So we'll be talking about that उसमें for example आप molecular, biochemical, different markers use करते हैं, and now you can go for full genome sequencing. आप वेरिएशन उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप अपने डिजायरेबल वेरिएंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फिर आप उसको यूटिलाइज करते हैं कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग्स में भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और आप जो है बायोटेक्नोलॉजी टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ कर सकते हैं, लेटेस्ट क्रिस्पर कास टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं फॉर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट। और फाइनली बायोटेक्नोलॉजी का ये कि प्रिजर्वेशन में, लाइक इफ़ यू गो फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन एंड ऑल ऑफ दिस, टिश्यू कल्चर वगैरह आप यूज़ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस किस जगह पे यूटिलाइज हो सकते हैं फॉर प्रिजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी, एंड आई विल से अगेन वंस अगेन द जेनेटिक डाइवर्सिटी जिसको हम प्लांट जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो इस कोर्स में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एंड दीज आर योर कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। Coming to the course content, basically इस कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या, we will start talking about the biodiversity, plant biodiversity के बारे में हम बात करेंगे कि plant biodiversity है क्या। we will be talking about the available variation in the plant kingdom, और फिर हम particularly we will be talking about some of those crops
जिसकी बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम बात करेंगे. So we will be talking about that, and then we'll come up to the characteristic of wild and domesticated plant species. So हम basically बताएंगे कि हमारे पास जो क्रॉप प्लांट्स है, यानी वो ग्रुप ऑफ प्लांट्स जिसको हम ग्रो करते हैं for some specific purposes, for economic purposes, for ornamental purposes, for food and etc. तो उनको हम डोमेस्टिकेटेड प्लांट बोलते हैं. बेसिकली डोमेस्टिकेटेड प्लांट स्पीशीज होते हैं, और उनको आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम उसमें स्पेसिफिक टाइप्स सेलेक्ट हो चुके हैं फॉर स्पेसिफिक ट्रेड्स, फॉर स्पेसिफिक एडेप्टेशन. वो हमारे क्रॉप प्लांट्स है. फॉर एग्जांपल हम टोमेटो की बात कर ले, पोटैटो की बात कर ले, वीट की बात कर ले, मेज की बात कर ले, तो ये वो हमारे पास प्लांट स्पीशीज है जिसको हमने डोमेस्टिकेट किया. ठीक है. इसके अलावा हमारे पास ऐसे प्लांट स्पीशीज है और कई प्लांट स्पीशीज है जो कि वाइल्ड है, यानी जिसको हमने डोमेस्टिकेट नहीं किया है. वो खुद ही ग्रो होते हैं और खुद ही जो है वो इवॉल्व होते हैं. तो उनके क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, उसको हम डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा हम उसके एवोल्यूशनरी और पॉपुलेशन जेनेटिक्स और एडाप्टेशन के कंटेक्स्ट में बात करेंगे कि वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स में क्या डिफरेंसेस है, और उसको हम लिंक करेंगे बेसिकली एग्रीकल्चर के साथ और प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के साथ. तो हमारा सेकेंड टॉपिक जो सीरीज टॉपिक होगा वो इस पे होगा. फिर हम बात करेंगे ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ क्रॉप स्पीशीज. हम सेलेक्टेड क्रॉप स्पीशीज की अगर हम बात करेंगे तो वो किधर ओरिजिनेट हुए और उनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसे है. यानी वी हैव द प्लांट्स, द क्रॉप स्पीशीज जो कि ख़ास जगह पे ओरिजिनेट हुए और फिर उनकी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है. वो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो है दैट इज लिंक विद बेसिकली इट्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, विद इट्स spread, with its adaptation, with its worldwide distribution history. कि फॉर एग्जांपल आप पोटैटो की बात करते हैं तो वो किस तरह जो है न्यू वर्ल्ड से जो है तो ओल्ड वर्ल्ड की तरफ आया और फिर वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ. तो इसकी हम एग्जांपल लेंगे और इसको हम डिस्कस करेंगे. वंस अगेन लिंक विद द agriculture and plant breeding and genetics, link with agriculture and plant genetic improvement. तो उस कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे. अब वी विल बी टॉकिंग अबाउट origin and distribution pattern of plant species. Then of course we'll be talking about the center of origin of different plant species. तो हम plant species के center of origin की बात करेंगे. Basically we have some very important work done by this Russian scientist Nikolai Vavilov, who has identified the center of origin for different agriculturally important crops. Different numbers है उसके, उसने खुद जो उसने आइडेंटिफाई किए, बट नॉर्मली 7 इज कंसिडर्ड, जो कि लास्ट में उसने भी कंक्लूड किया था 7 डिफरेंट सेंटर ऑफ ओरिजिन है. हम उसको डिस्कस करेंगे. एंड ऑफ कोर्स जो उसने डिस्क्राइब किए थे द सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर डिफरेंट प्लांट स्पीशीज, you will see that he was more or less correct about his identification of center of origin for those plants. Nevertheless, of course, इसमें जो है तो further addition होती है using the new techniques and new approaches जो कि मज़ीद उसको refine करते कि exactly like for example Indo-Burma region है तो Indo-Burma region में exactly किस जगह पे फला plant evolve होता है. We'll be talking about that, और थोड़ा हम ये भी बताएंगे कि किस किस basis पे basically we identify कि ये जो है center of origin है एक particular plant का. तो we will be talking about then. उसके बाद हम जाएंगे वाइल्ड रिलेटिव्स की तरफ. सो जो हमारे पास डोमेस्टिकेटेड प्लांट स्पीशीज है, उनके बेसिकली कुछ रिलेटिव्स है जो वाइल्ड रिलेटिव्स कहलाते हैं, जो कि बेसिकली डोमेस्टिकेटेड नहीं है. एक्चुअली होता क्या है कि वी हैव दिस लाइक वीट प्लांट अगर हमारे पास है तो एट द सेम टाइम वी हैव अदर स्पीशीज जो कि कॉमन इंसेस्टर होता है वीट के साथ जिनका पास में. ठीक है. तो वो इनके वाइल्ड रिलेटिव्स कहलाते हैं. अब वो जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं उनके अपने फीचर्स होते हैं, लेकिन उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ वेरिएशन. यानी कभी कभार ऐसे होता है कि हमारे पास जब हम प्लांट ब्रीडिंग की तरफ जाते हैं, हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास वो वेरिएशन नहीं होती. फॉर एग्जांपल आपको एक डिजीज रेजिस्टेंस चाहिए, लेकिन वो आपके पास वीट में नहीं है, ट्रिटिकम एस्टिवम में नहीं है. ठीक है. बट यू नो कि आपके पास एक और इसका वाइल्ड रिलेटिव है. ठीक है.
और उसमें वो जीन अवेलेबल है, तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ जर्म प्लाज्म, एज अ जेनेटिक स्टॉक, एज अ जेनेटिक रिसोर्स, और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे वायर रिलेटिव्स के और उसके बारे में उसकी क्या यूटिलिटी है फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। वंस अगेन इसमें मैं आपके साथ लिटरेचर भी शेयर करूंगा, और आई विल आल्सो शेयर सम अदर वेरी refined work by some of the scientists, world renowned scientists. I will share the link for those videos as well. तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन टॉपिक्स पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एक्सप्लोरेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। अच्छा, चूंकि आप सारे ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, तो आई नो कि यू हैव बीन थ्रू दिस ब्रीडिंग प्रोसेस। जब आप ब्रीडिंग की तरफ जाते हैं, आप जेनेटिक इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, तो फर्स्ट स्टेप आपके पास होता है कि आपके पास वेरिएशन होनी चाहिए, वो वेरिएंट होना चाहिए जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके सोर्सेज आपके पास कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हो सकते हैं जिसमें आप सिलेक्शन करेंगे, कहीं बाहर किसी दूसरी जगह पे हो सकते हैं, आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या आप हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, आप म्यूटेशन की तरफ जा सकते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग की तरफ जा सकते हैं, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। तो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है और फिर उन अवेलेबल रिसोर्सेज को आप कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो उसके हम उस पर डिस्कशन करेंगे इसी कोर्स में। उस पर हम आगे बात करेंगे। सो दैट विल आल्सो बी लिंक विद दिस कोर्स, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट कि हमारे पास जेनेटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं और हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, जो आपके पास जेनेटिक रिसोर्सेज है, तो आप उसको कैसे कलेक्ट करेंगे और उसको कैसे करेक्टराइज करेंगे और कैसे उसको इवोलुएट करेंगे, मेंटेन करेंगे, ये सारे सीरीज ऑफ टॉपिक्स उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह आपके पास जो रिसोर्सेज है, एंड वी नो दैट दे आर प्रीशियस, ठीक है, लेकिन हम उन सारों को सारे का सारा नहीं स्टोर कर सकते। यानी हर क्रॉप के हर वेरिएंट को लार्ज नंबर में आप नहीं स्टोर कर सकते। तो आपके पास कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो कि जिसको हम सीड बैंक स्ट्रेटजी कहते हैं, या जर्म प्लाज्म रिसोर्स स्ट्रेटजी बोलते हैं, या जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बोलते हैं, कि जिसके बेसिस पे हम जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करते हैं, उसको प्रॉपरली हम उसको उसके रिकॉर्ड बनाते हैं, फिर हम उसको करेक्टराइज करके मेंटेन करते हैं, इवॉल्वेट करते हैं, और हम उसको कंजर्व करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास है जो ये काम करते हैं। जो इसमें एक मैं इस वक्त बताना चाहता हूँ, जो एग्जैक्ट इस टॉपिक में आई विल गो इनटू मोर डिटेल्स अबाउट दैट, लेकिन जो हमारे पास नॉर्डिक सीड वॉल्ट जो है हमारे पास, दिस इज वन ऑफ द दिस जीन बैंक, जो कि आपके पास नॉर्थ में इसको बनाया हुआ है, और इसका बेसिकली मकसद ये है कि ये ऐसी जगह पे कि एक तो ये परमाफ्रॉस्ट है, you don't need any cooling there, it's preserved there, and then it's far away from your these big cities, जो कि खुदा ना खास्ता if you have such kind of like atomic war, things like that, जिस पे डिस्ट्रक्शन हो सकती है, तो still you will have, अगर एक आध इंसान रह जाते हैं, कुछ इंसान रह जाते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन, तो वो एबल होंगे कि उधर से जाके कुछ बेसिक सीड्स उससे लेके और दोबारा एग्रीकल्चर शुरू कर सकते हैं। वेल आप कहेंगे कि कुछ हम कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, बट दिस इज बेसिकली दिस हैज़ बीन प्रूवन। यानी सीरिया में इकार्डर का जो हमारे पास जर्म प्लाज्म था, जब सीरियन क्राइसिस आया, तो उसमें उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ दैट जर्म प्लाज्म वाज लॉस्ट, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम। यानी हम एज्यूम कर रहे थे कि शायद बहुत सालों बाद हम इसको यूज़ करेंगे, बट वी यूज दिस जीन बैंक फॉर दैट, कि उसमें से दोबारा जो है तो वो जेनेटिक स्टॉक निकाला गया, उसको रिवाइव करके, और फिर जो है तो उसको यूटिलाइज किया गया है सीरिया में और टर्की में for their germplasm. So you have to think about conservation of your germplasm. इसमें एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि हो सकता है कि एक वेरिएंट आपके काम का अभी ना हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी अगर आपके पास हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उस वक्त वो वेरिएंट आपके काम का हो, तो you need to be really intelligent, and you need to be knowing about the adaptation capacity of the plant and what you will probably require in the future. उस हिसाब से आप जो है डिसीजन लेंगे कि आपने क्या कंजर्व करना है।
ऑन द अदर हैंड यू शुड नो कि आपके पास इट्स अ कॉस्टली बिजनेस एज वेल कि आप उसको हर चीज़ को प्रिजर्व नहीं कर सकते, तो यू हैड टू मेक अ वाइज जजमेंट एंड बैलेंस अबाउट इट। फिर हम आएंगे यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इन क्रॉप रिसर्च एंड क्रॉप ब्रीडिंग। जैसे मैंने ऊपर बताया कि जब आप क्रॉप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, जब आप किसी भी ट्रेड को इम्प्रूव करना चाहेंगे, तो फर्स्ट थिंग आपके पास होगा कि क्या आपके पास कोई वेरिएंट है, क्या आपके पास वेरिएशन है जिसको आप यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप जेनेटिक रिसोर्सेज जो हैं उसको देखेंगे और उसको करेक्टराइज करेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें आपके काम की कौन सी वेरिएशन है। ठीक है। अच्छा, ये जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि इट इंक्लूड्स लाइक existing varieties, it could be some of these obsolete old varieties, right? मतलब ये जो नहीं कि आप वाइल्ड रिलेटिव की बात करेंगे, इट कुड बी एनीथिंग जिसमें आपका डिजायरेबल वेरिएंट हो, जो मोर टेक्निकल कहे जी, आपके पास डिजायरेबल एलील्स हो, उसको यूटिलाइज करने के लिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। सो इट कुड बी एनी वेराइटी, इट कुड बी समथिंग विच इज लाइंग इन अनदर कंट्री, इट कुड बी अ वाइल्ड रिलेटिव। ठीक है। तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हम आगे एक टॉपिक में बताएंगे कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग और फिर उसके साथ जो है आपके पास बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह, उसको कैसे आप यूटिलाइज करेंगे, कि इन जेनेटिक रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर क्रॉप रिसर्च। ठीक है। यानी अगर आप डिफरेंट उसको एक एक लाइन में कोई पर्टिकुलर जीन है तो आप, या कोई इस तरह आपके पास वेरिएंट है तो उसका फंक्शन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उन सारी चीज़ों में हम जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग इट वन बाय वन जब हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, या अगर क्लासेस ओपन हो गई तो हम उसको डायरेक्ट उस पर डिस्कशन करेंगे। हम बात करेंगे बेसिकली जो डिफरेंट हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल जर्म प्लाज्म सेंटर है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच कंट्रीब्यूट्स टू जेनेटिक रिसोर्सेज, जो डिफरेंट कंट्रीज को जेनेटिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ऑफ कोर्स हम डिफरेंट टॉपिक्स में उसकी तरफ हम डिस्कशन करेंगे उस पर, और आपकी तवज्जो दिलाएंगे उस तरफ। So like you have CIMMYT, which is International Center for Maize and Wheat in Mexico, उसका सेंटर है आपके पास सिकार्डा है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज। टर्की में, मोरक्को में, डिफरेंट कंट्रीज में इसके है, सीरिया में था ऑफ कोर्स। फिर आपके पास इरी है जो कि राइस पे रिसर्च करते हैं, GRI इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, प्लांट रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है, ये बेसिकली इटली रोम में है। और आपके पास वेजिटेबल के लिए AVRDC है। ठीक है। तो इस तरह के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, उस पर हम बात करेंगे और उनका क्या रोल है। बेसिकली वो बायोडाइवर्सिटी, जो आपके पास जेनेटिक रिसोर्सेज है, जेनेटिक डाइवर्सिटी बेसिकली वो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट कंट्रीज को। सो दे आर नॉट मेकिंग वेराइटीज फॉर स्पेसिफिक कंट्रीज, बट they are making different genetic stock, different genetic resources which could be utilized by scientists from different countries. Like CIMMYT की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ इस काइंड ऑफ फीडबैक जो इनको मिलता है कि जी फला प्रॉब्लम आ गया। फॉर एग्जांपल यू हैव द व्हीट ब्लास्ट, जो कि बांग्लादेश में पहले इट वाज प्रेजेंट इन ब्राज़ील, बट इट वाज एब्सेंट इन एशिया फॉर एग्जांपल, एंड देन हमारे पास जो है बांग्लादेश में वो रिपोर्ट हुआ। सो दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे स्टार्टेड टेस्टिंग जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसमें रेजिस्टेंट का, और फिर जो जो इन्होंने दे हैव डेवलप्ड जेनेटिक स्टॉक जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर ब्रीडिंग फॉर एंड जेनेटिक इम्प्रूवमेंट फॉर व्हीट ब्लास्ट रेजिस्टेंस। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम बात करेंगे और इनका रोल बताएंगे फॉर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो उस पे हम लेक्चर बनाएंगे और उस पे डिस्कशन करेंगे। Finally, coming to support material, basically, I think the first thing you have to do is to go to internet. So of course you have that facility. Every one of you have that. तो आप जो है, you can find literature, you can find resources for that. But of course there's a list of books जो कि HEC panel में जो आपके पास suggested books है या recommended books है वो listed दी गए हैं. And then you have a series of papers. I have listed 3 of them. इसमें जो है, if you can read some of them and other related papers basically, तो आपको अंदाजा होगा कि एक जो है the one of that is about the biodiversity, कि कैसे क्या उसकी इम्पोर्टेंस है और किस तरह हम डिस्कस करते हैं डोमेस्टिकेशन को,
और उसका क्या इफेक्ट होता है प्लांट स्पीशीज के एडाप्टेशन पे। इन अनदर आर्टिकल ये इज टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ एरोमेटिक राइस। तो उसका एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि इस आर्टिकल से कि किन किन बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम ट्रेस करते हैं ओरिजिन ऑफ प्लांट स्पीशीज। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। एंड देन अनदर आर्टिकल is about the origin of pathogen population. So I specifically entered this as well. You can also look into the pathogen population and the pest population जब आप center of diversity की बात करते हैं और genetic resources की बात करते हैं। So of course in the course मैं आपको one by one different literature की तरफ वो करूँगा, and you can have a look on that. And of course internet is there, तो आप उन resources को भी utilize कर सकते हैं।